नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं। अगर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग सेशन को चलते रहने दीजिएगा। अभी आज का जो विषय है यह है गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलीलिथियासिस। तो यह मैं कुछ अलग अनुभविक योग जो हमारे सर ने बताया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी क्या है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर जो रहता है वह उसमें स्टोन हो जाता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद में पित्ताश्मरी ऐसा बोला जाता है। अवस्था देखेंगे तो सामावस्था हमेशा ही रहती है, इसमें निरामावस्था नहीं रहती है। हर समय देखिएगा तो इसमें साम पित्त या आम युक्त दोष रहेंगे। इसमें संबंधित व्याधि देखेंगे तो यकृत का भी दुष्टि रह सकता है, कोई यकृत से रिलेटेड कोई बीमारियां रह सकती है, हेपेटाइटिस रह सकता है, जॉन्डिस रह सकता है, और प्लीहा से संबंधित व्याधियां रह सकती हैं। और यकृत और प्लीहा में स्पर्शा सहत्व रहता है, तो वहां पे टच नहीं कर सकते आप, इतना स्पर्शा सहत्व रहता है। दोष देखेंगे तो कफ और पित्त, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर उसके बाद में धातु देखेंगे तो रस और रक्त, दोनों धातुओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखेंगे तो शकृत ये रहता है, मतलब यहाँ पे मल शकृत का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद में स्त्रोतस देखेंगे तो रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मलव स्त्रोतस। मतलब क्योंकि रक्तव स्त्रोतस का मूल स्थान तो यकृत है, तो यहाँ कहीं ना, और आम भी है तो इसीलिए यहाँ पर आम की वजह से रस धातु में ही आम मतलब आहार रस से बनता है ना, तो रसव स्त्रोतस की दृष्टि जरूर दिखती है, रक्तव की दिखती है, और मलव स्त्रोतस की दृष्टि दिखती है। क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन में कहीं ना कहीं जो पित्त आने वाला है पुरीश्व स्त्रोतस में, मलव स्त्रोतस में, वह कहीं ना कहीं दुष्ट हो जाता है। शारीर अगर देखेंगे एनाटोमिकली तो यकृत, प्लीहा और नाभि, यहाँ पर पेन होता है बहुत ज्यादा। लीवर के साइड में, स्प्लीन के साइड में और अम्बलिकल के साइड में पेन होता है। और संबंधित अवयव क्या है तो पक्वाशय, पक्वाशय में यह मतलब रिलेटेड जो ऑर्गन रहता है वहां पे रहता है। इसमें हमें जब भी चिकित्सा करते हैं तो कम से कम 3 महीने चिकित्सा करना पड़ता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन बड़ा रहता है तो 1 साल 1.5 साल भी लगता है, लेकिन मिनिमम 3 महीने देना ही पड़ता है। भले छोटा रहे या बड़ा रहे, पेशेंट को आप बता दीजिए कि 12 हफ्ता ट्रीटमेंट हमें देना है। गुरुकुल पारंपरिक उपचार अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, और नॉर्थ इंडिया में आप लोग देखिएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो उसमें हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि मूल व्याधि क्या है। जब वो पेशेंट आते हैं पेट दर्द लेके तो वो सोनोग्राफी करके आते हैं। तो गाड़ी के हमें, अंदर ना म्यूट रखिए, म्यूट। जो मॉनिटर है ना, उसके डॉक्टर वो हरीश और बत्रा लगा जी, के बार बार आपको वार्न कैमरा। किया जा रहा है, आप अभी वेटिंग रूम में रहिए। हाँ, तो हमें ये देखना पड़ता है कि मूल व्याधि क्या है और गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं वो देखना पड़ता है। फिर हमें अजीर्ण कितना है वह देखना पड़ता है।
अजीर्ण मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं अपचन को इनडाइजेशन बोलेंगे, अपचन हो रहा है, और अजीर्ण मतलब पहले का खाया हुआ पच नहीं रहा है, ऐसा कंडीशन होता है अजीर्ण और अपचन। उसके बाद में अग्निमांद्यता, यह रहता है उदरगत वात, उदर में वायु चला गया है, ये हमें देखना पड़ता है। और कारण की जो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपको ये अनम्यूट करके शोर करने का कुछ आदत है क्या? मतलब अगर आदत है तो बता दीजिए, मैं जोशी सर से बोलता हूँ। प्लीज अनम्यूट मत करिए, बार बार रिक्वेस्ट करके डिस्टरबेंस, रिक्वेस्ट के बाद भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मुझे सर से बात करना पड़ेगा। फिर इसमें ऐसा बताया गया है कि मूल व्याधि हमें देखना पड़ता है, अजीर्ण देखना पड़ता है, अपचन देखना पड़ता है, अग्निमांद्यता कितना है वह देखना पड़ता है, कितना इंटेंसिटी में है अग्निमांद्यता, उदरगत वात ये देखना पड़ता है। गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने के बाद भी बहुत सारे, क्योंकि जो ऑपरेशन कर दिया जाता है उसके बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो आईबीएस के तकलीफ वाले आते हैं, अम्ल पित्त के तकलीफ वाले आते हैं, या मतलब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल दिया है तो उसके वजह से और एंटासिड वगैरह दिया जा रहा है, प्रोटोन पंप इनिबिटर दवाइयां दी जा रही है, उसके वजह से सर्वांग दाह, बर्निंग होना, या कुछ ना कुछ बीपी का त्रास, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी गॉल ब्लैडर का काम क्या है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कॉरपोरेशन से पानी आता है, पुणे महानगर पालिका से पानी आता है, 24 घंटे पानी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में 4 घंटे पानी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग पानी जब आता है तो हम नीचे बड़ा जो टंकी है उसमें डलवा देते हैं, मोटर से खींच के डलवा देते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर मतलब छत पे टंकी पे चढ़ा देते हैं। जब हमको जरूरत होता है तो टंकी से पानी गिरता है, जब हमें किचन का काम है, वॉशरूम का काम है तो रहता है। तो जो ऊपर की टंकी है उसी तरह से गॉल ब्लैडर का भी काम रहता है कि पित्त जो है यकृत से लीवर से कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू खाना नहीं खा रहे हैं, हम जब 4 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, 5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर हाउस है पित्त का, वहां से फिर ये पित्त सिक्रीट होता है, और फिर वो सीवीडी जो ये सेंट्रल बिलियरी डक्ट से आगे आके, और फिर वह जो सक्कस सेंट्रिकस है डिओडिनम वहां पे आता है, और वहां पे पित्ताशय मतलब अग्नाशय जो पैंक्रेटिक जूस है वो भी आता है, लीवर का बाइल भी आता है, और वहां पे और भी जितने एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशन होता है, और फिर खाना पचते जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक स्टोर हाउस है पित्त का। अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन ज्यादा किया जाएगा तो पित्त जो है उसमें घनता आ जाती है, अगर पित्त ज्यादा संचित रहा, पित्त की वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है, उष्णता तीक्ष्णता और जो भी उसके गुण है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें वायु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वायु पित्त को सुखा देता है और स्टोन बना देता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनके पास तो ट्रीटमेंट है नहीं, वो लोग उसको पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, स्टोन के साथ में गॉल ब्लैडर ही हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यू पित्त आते रहता है, स्टोर हाउस है नहीं, टैंक है नहीं, तो कंटिन्यू पित्त आएगा, तो उसकी वजह से अम्ल पित्त का तकलीफ होगा, या मतलब अल्सरेशन भी हो सकता है, तो उसके लिए वो ना हो इसलिए एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स ऐसी दवाइयां दिया जाता है, उससे वो पित्त को सप्रेस किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए हम लोग पित्त ना हो इसलिए तो हम साल भर में एक बार शरद ऋतु में विरेचन करा देते हैं, स्नेहन स्वेदन विरेचन करा देते हैं तो पित्त निकल जाते हैं। दूसरा हम रक्त मोक्षण करा देते हैं, रक्त रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है वो हम लोग करा देते हैं। और अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो भी गया तो घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो उसको डिजोल्व कर देती हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये आगे हम लोग देखेंगे ना, तो 3 महीना दवाइयां देना पड़ता है, इसमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन एक हमारे सर का अलग दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी वटी में कुटकी है, नीम है, ताम्रभस्म है, तो ये क्या करता है कि पित्त का स्त्राव अच्छा करता है, और ताम्रभस्म है वो लेखन कार्य करता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल 3-3 गोली सुबह शाम देना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से सुबह 6 बजे अगर दिया जाए और शाम को 6 बजे खाने के पहले शुंठी के चूर्ण के साथ दिया जाए, आरोग्यवर्धिनी वटी 3 गोली, त्रिफला गुगुल 3 गोली खाने के पहले 6 बजे, सुबह तो भूखे पेट हो जाएगा, और शाम को सूर्यास्त के बाद 6 बजे अगर ले लिया जाए शुंठी के चूर्ण के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। खाने के बाद अम्ल पित्तांतक वटी 3-3 गोली सुबह शाम दे, और प्रवाल पंचामृत जो गोदुग्ध भावित है,
गाय के दूध से भावित है वो 6-6 गोली अगर सुबह शाम दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गोक्षरादि गुग्गुल को 3-3 गोली सुबह शाम दे, रसायन चूर्ण को आधी आधी गोली सुबह शाम दे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और अगर अम्ल पित्त हो रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, उसका हेतु ही है अम्ल पित्त होना, अजीर्णाशन करना, फिर अम्ल पित्त, ये हेतु ही रहता है। तो उसमें उल्टी हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये नौशिया फीलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब जी मिचला रहा है, तो इसमें लघु शेखर रस एक्स्ट्रा दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ग्रंथों में क्या बताया गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो आरोग्य वर्धिनी बटी, त्रिफला गुग्गुल, प्रवाल पंचामृत और लघु सूर्यशेखर बताया है। इसमें विशेष रूप से आहार और विहार क्या रखने के लिए बोला है कि खाने का जो टाइम है उसको हमें देखना है कि भूख लगने पर ही खाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब अग्नि पूरी तरह से संजुषित हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तभी हम अन्न खाएंगे तो फायदा हुआ। तो अग्नि का नियम को पालना है। और जो अष्टो आहार विधि विशेषायतन में बताए, आहार विधि के जो नियम बताए कि तन मना भुंजित, और फिर उसके बाद में इधर उधर ध्यान में दे के नहीं करना है। त्रिविध कुक्षीय, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो एक भाग सॉलिड, एक भाग लिक्विड और एक भाग ऐसे वैक्यूम छोड़ देना है। भर पेट ठूस ठूस के नहीं खाना है, जो भी नियम बताएं। और स्निग्धम अश्नियात, उष्णम अश्नियात, स्निग्ध खाना होना चाहिए, घी का सेवन होना चाहिए खाने में रोज। और उष्णम अश्नियात, थोड़ा गर्म खाना होना चाहिए। और पानी कब पीना है कब नहीं पीना है ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर गॉल ब्लैडर स्टोन बार बार नहीं होता है या कभी होता ही नहीं है। और रात को खाना खाने के बाद घूमना बहुत जरूरी है। सभी तरह के जो व्यसन होते हैं, तंबाकू, तंबाकू खाने से पित्त का तकलीफ बढ़ता है, और टोबैको से, और टोबैको अलग अलग रूप से, सिगरेट या बीड़ी या अलग अलग तरह से जो शरीर में व्यसन किया जाता है उस सबको पूरी तरह से त्याग कर देना है। चाय का सेवन नहीं करना है। चाय का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं उनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर सात्विक आहार लेना है, तो लौकी, भिंडी, फिर परवल, फिर कोहड़ा जो रहता है, फिर ककड़ी, फिर ऐसे ही सारी चीजें जो सात्विक रहे उनका सेवन करना चाहिए। काला मनुक्का, अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो काला मनुक्का 30-40 ऐसा लेके और धो के और फिर चबा चबा के खाना है, तो उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है तो जवारी का रोटी, फिर लाही जो रहता है जिसको मराठी में लाहिया बोलते हैं और हिंदी में खील बोलते हैं, जो दिवाली में खाया जाता है, उसको सुबह शाम खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। महाराष्ट्र में राजगीरा का लड्डू मिलता है, वह खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुपथ्य में क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जो खट्टी चीजें हैं वह खाने से गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ते हैं। नमकीन चीजें, जंक फूड खाने से, बहुत ज्यादा गरम मसाले खाने से, फिर बहुत अचार खाने से पित्त का वृद्धि होता है। कुछ लोग ना सब्जी इतना अचार रोज सुबह शाम खाते हैं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। पापड़ का सेवन, पापड़ में बहुत ज्यादा क्षार होता है, उसका सेवन करने से। फिर महाराष्ट्र में वड़ा पाव मिलता है, एक बार दो बार खा लिया ठीक है, लेकिन रोज रोज वड़ा पाव वड़ा पाव। मेरे पास तो एक पेशेंट आए थे, वो मुस्लिम थे, तो वो एक बार बोलते थे कि मैं एक बार में 2 डजन वड़ा पाव खा लेता हूँ। और वो इतने मोटे थे, उनके पेट में वो बोलते थे मैं चाय रख के आराम से पीता हूँ। उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी था और वेट भी था, तो उनका जो हेतु था वड़ा पाव ही खाना, 24 वड़ा पाव एक बार में खा लेते थे वो। फिर इडली डोसा बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, अगर साथ में नहीं है तो। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं, वहां पे वहां की भूमि क्षारीय है, वहां पे अम्ल रसात्मक ठीक है, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, वहां पे इडली डोसा फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं अम्ल रसात्मक, तो वो आपको नुकसान देगा। फिर नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खा के डाल के खाना। फिर उसके बाद में जन्मदिन के दिन, जो बर्थडे के दिन या शादी ब्याह के टाइम पे बाहर का खाना खाया जाता है अति मात्रा में, और वो भी रोज रोज शादी ब्याह का खाना खाया जाएगा अति मात्रा में। फिर लस्सी, बहुत खट्टा लस्सी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, आइसक्रीम का सेवन करना। आइसक्रीम एक बार दो बार ठीक है, लेकिन रोज रोज आइसक्रीम जो लोग खाते हैं वो अग्निमंद करता है और पित्त की दृष्टि कहीं ना कहीं करता है। चाय का सेवन करना, ये सबको त्याग देना चाहिए। और जो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट नहीं है उनको तो त्यागना चाहिए, जिनको है उनको भी त्यागना चाहिए। इसके बाद में प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। आरोग्य वर्धनी बटी, त्रिफला गुग्गुल, त्रिविक्रम रस, कनकासव, गोक्षरादि गुग्गुल, गंधर्व हरित की चूर्ण और पित्तज ग्रहणी की जो चिकित्सा बताई है अपने ग्रंथों में, पित्तज ग्रहणी में जितने योग बताए, भूनिम्बादिक्वात, किरातिक्तादिक्वात, वह सब बहुत अच्छा काम करता है। रसायन चूर्ण अच्छा काम करता है। 6 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉकिंग करना चाहिए। उसके बाद में यह देखना चाहिए कि अगर मलावरोध है,
क्योंकि यहाँ पर पुरीश्व स्रोतस की दृष्टि है। गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट में 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहता है, तो उनको निरू बस्ती, मात्रा बस्ती देना बहुत जरूरी रहता है। और पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो जहां पर पेट दुख रहा है वहां पे नाभि पे ये जो रहता है एरंड तेल लगा दे या फिर हींग लगा दे, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर जो लेप के अलग अलग जो है उदर शूल शूल प्रशमन गण है, उसके जो लेप है वह पेट में अगर लेप लगा दिया जाए तो पेट में दर्द कम हो जाता है। इसी तरह से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। और टीवी बहुत देर तक देखना ये शारीरता बढ़ाता है। लैपटॉप बहुत देर तक देखना तो ये शार धर्मियता बढ़ती है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा बढ़ता है। और खाने पे ध्यान देना चाहिए। टीवी देखते हुए खाना खाना ये गलत है, आयुर्वेद उसको नहीं मानता है। क्योंकि तन मना भुंजित मतलब ध्यान देके और खाने पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोला गया है। फिर अम्ल पित्तांतक वटी है, प्रवाल पंचामृत, गंधर्व की चूर्ण का प्रयोग जैसे जरूरत है वैसे करना चाहिए। उसी तरह से और क्या ले सकते हैं, तो मूंग दाल का लड्डू खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नाश्ता अगर खाना है तो ऐसा चीज पौष्टिक होना चाहिए। और फिर ये जो लाही रहता है मतलब खील का सेवन करें। उसके बाद में राजगिरा का लड्डू रहता है, महाराष्ट्र में बहुत खाते हैं। फिर उसके बाद में खाना खाना है ना, तो ऐसा खाना नहीं खाना है जो पित्त का वर्धन करे या फिर गुरु पदार्थ रहे, वैसा नहीं खाना चाहिए। खाना खाना है तो चबा चबा के थोड़ा धीरे धीरे खाएं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना बिना चबाए वो गलत है। जागरण बहुत नहीं होना चाहिए। और बहुत देर तक टीवी देख के खाना खाना ये गलत है। और शाम का खाना जो है वो हल्का खाना होना चाहिए। हाँ, सुबह तेज भूख लग रही है तो वो खा लें, लेकिन रात का खाना जो है शाम का वो हल्का खाना होना चाहिए। और खाने के बाद वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है। इतना हमारे सर के नोट्स में है। अभी बाकी आप लोग जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। डॉक्टर शशि मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है गॉल ब्लैडर स्टोन के? डॉक्टर शशि तिवारी मैम सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जीबी स्टोन की पेशेंट थी मेरे पास, काफी एजेड पेशेंट थी, मतलब 70 से ऊपर की थी मोस्ट वाली। हाँ, 50 का तो बेटा ही उनका, 80 के आसपास की, 80 से ऊपर है। तो उनको मैंने ज्यादा वैसे दवाएं नहीं चला सकते थे, और डायबिटिक की भी हिस्ट्री थी 30 साल पुरानी। तो मैंने उनको चलाया था मामस्टादिक्वात और वासारिस्ट और कनकासो चलाया हुआ था। तो शुरुआत में तो उनको और ज्यादा मतलब उसमें यूएसजी वगैरह कराती नहीं थी, मतलब जल्दी वो किसी तरीके से यूएसजी कराई थी, तो दवा भी सही से नहीं खाई थी, बट उनके और बहुत सारे साइन सिम्टम में आराम था जैसे। और मोस्ट वाली जो सर उनको जीबी स्टोन हुआ भी है, वो डायबिटिक जो मेडिसिन खाई है 25-30 साल, उसके साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डायबिटीज की मेडिसिन होती है लॉन्ग टर्म ये चीजें भी कॉज करती हैं। तो वैसे तुमको आराम था सर जी। ऐसे। अभी और पहले पेशेंट को नहीं दिया है जिनका निकला हो, मतलब कम एज वाले मेरे पास अभी नहीं आए हैं। अधिक एज वाले जो पेशेंट रहे, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा दवाएं दे भी नहीं सकते एक साथ में। ठीक है। और डॉक्टर आदित्य सर, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? थैंक यू शशि मैम। डॉक्टर आदित्य सर, जीबी स्टोन के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैंने तो ये एलोपैथी में ही देखे सर। एक बार यूजुअली जीबी स्टोन रहता है, अगर सिम्टम्स क्रिएट करते हैं तो गॉल ब्लैडर रिसेक्शन कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस चलते रहते हैं। तो वही पैरासीटामोल और वो सॉरी पेंटोप्रेजोल या फिर दूसरे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स चलते रहते हैं। सर मेरा एक डाउट था कि जैसे किसी को ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया है और वो फिर से कंप्लेन लेके आता है दाहक की, तो उसमें जैसे सूट से कर दिया या फिर प्रबल पंचामृत दिया, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? अम्ला पित्तांत तक उसमें ऐड कर सकते हैं? ये तो सर रसकल्प हो गया, सूट शेकर रस, उसको लॉन्ग टर्म तो चलाना सही नहीं है रसकल्प को। हमें अच्छा। ऐसा दवाई चूज करना है, जैसे कि उदुम्बर का एक सिरप आता है, उदुम सिरप सांडू का, तो वो सेफ है। या शतावरी कल्प, जो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य है, जैसे शतावरी दे दिया, शतावरी कल्प दे दिया कंटिन्यू। या फिर चंदन का चूर्ण का शरबत बना के दे दिया सुबह शाम, चंदन का चूर्ण ऐसे पानी के साथ दे दिया, तो पित्त कभी होगा ही नहीं। मेंटेन करके रखेंगे तो होगा ही नहीं कभी। ओके। या फिर रस पाचक, रक्त पाचक घी के साथ दे दे। खाने में घी का सेवन करें, तक्र का सेवन करें, या गुलकंद का सेवन करें, जो गुलाब से बनता है ना गुलकंद, जी उसका सेवन करेंगे, पित्त होगा ही नहीं कभी भी। ठीक। प्रिवेंटिव हमेशा रखेंगे ना, कभी नहीं होता है। या आंवला का मुरब्बा का सेवन करें सालों भर। तो सर ये आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गूगल और जैसे और इंटरमिटेंटली लघु सूट से कर अगर सिम्टम्स है तो अम्ल पित्तांत तक प्रबल पंचामृत, सर इससे स्टोन्स वाकई में डिसॉल्व हो जाता है? हाँ,
त्रिविक्रम रस में ताम्र भस्म है, और आरोग्यवर्धिनी से तो कितने सर निकल गए। अभी कंचन मैम कुछ बताएंगी, इनके बहुत अच्छे अच्छे योग हैं पतंजलि के। कंचन मैम आप बताइए। प्रणाम सर। बताइए मैम। बहुत अच्छा टॉपिक है सर ये, और आपने बहुत अच्छा बताया, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर आयुर्वेद से। जो आदित्य सर का सवाल है ना, तो ये बिल्कुल सर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाते हैं स्टोन्स। और जैसे क्रॉनिक केस होती है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना साइलेंट स्टोन है, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट के साथ नहीं आ रहे, बस उसकी सोनोग्राफी कराई जाती है और उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोन मिलता है। एक्चुअली सोनोग्राफी होती है किडनी के लिए, पर गॉल ब्लैडर में भी स्टोन मिल जाता है। तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वहाँ पे उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, ऐसे वो बताते समय बताते हैं, पर हम अगर अच्छे से हेतु निकाले तो उनमें अम्लपित्त की हिस्ट्री जरूर रहती है। तो यहाँ पे मैं भी मोस्टली आरोग्यवर्धिनी, ताम्र भस्म, अश्मरिहर रस, अश्मरिहर क्वाथ, हजरुल यहूद भस्म, अकिक पिष्टी, ये भी चलाती हूँ। हरित की चूर्ण भी चलाती हूँ सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और आपका जो त्रिविक्रम रस वगैरह है वो भी मैंने 1-2 पेशेंट में यूज किया था, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया यहाँ और पे सर। कनकासव जो है वो सीबीडी को डायलेट करता है। जी सर, वो कनकासव भी मैंने दिया है, तो किडनी स्टोन में भी दिया था मैंने कनकासव डायलिटेशन के लिए। और वो जैसे आप अच्छा स्नेहपान बोलते हो ना किडनी स्टोन्स में, वो भी मैंने चलाया था, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था किडनी स्टोन्स में। और सर इसमें ना, जैसे कि पेशेंट एक्यूट स्टेज में भी बहुत बार आता है कि बहुत पेन होके आ रहा है, तो हम यहाँ पे हिंगास्टिक चूर्ण, लवन भास्कर चूर्ण, थोड़ा सा अनुलोमन भी करें, जैसे एरंड तेल वगैरह देंगे ना, तो वहाँ पे पेन भी जल्दी कम हो जाता है। और क्रॉनिक केसेस में तो हमको बस योग को काफी लंबे समय तक चलाना पड़ता है, कभी कभी 3 महीना, 6 महीना, कभी 9 महीना। बस हम सोनोग्राफी रिपीट करते जाए हर 3 महीने में, तो हमें रिजल्ट दिखता है। और बहुत सिम्टोमेटिक तो बहुत अच्छे से पेशेंट नॉर्मल दिखता है, पर स्टोन जाने के लिए थोड़ा समय लगता है बस। जी सर। हाँ, मिनिमम 3 महीना देना चाहिए, और बाकी तो पेशेंट का खान पान कैसे है उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ठीक होगा, कितना लेट होगा। और सर मातृ बस्ती में आप क्या मतलब क्या दे सकते हैं हम? किसके लिए बस्ती में? मातृ बस्ती में सर, इनके लिए मात्रा जीवी बस्ती में सिर वाला तेल पेन किलर के लिए देते हैं। अच्छा, और नहीं तो सीबीडी। पित्त नामक बस्तियां हैं, तो जो तिक्त रसात्मक काढ़े होते हैं, जी जी। तिक्त स्कंद पूरे बताए अपने, उनका काढ़ा बना के ठंडा करके, या घी महातिक्त घृत का भी बस्ती देंगे तो वो सिम्टम्स कम हो जाएगा। सर मैं कल वाला एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सर वो प्रोस्टेट के लिए आपने जो योग बताया था ना, हाँ तो जैसे बोला था अष्टांग हृदय का 8वां चैप्टर और 75 और 76 श्लोक नंबर, तो हाँ। सर इसमें ये पिच्छा बस्ती का विधि आ रहा है, तो यही बताया था आपने? अतिसार चैप्टर आया। नहीं नहीं, कुछ तो उसमें गलत है, मैं देख के फिर बताऊंगा। वो जी। सर का जो फॉर्मूला बुक है ना, उसमें हाँ, लिखा हुआ है प्रोस्टेट घृत, सर का फॉर्मूला, तो उसमें उसमें कंटेंट्स है लिखने ना? में गलत हो गया। हाँ, लिखने में गलत हो गया शायद, मैं वो देख के बोल दिया था। ठीक है सर, वो मतलब सर के नोट्स में जो है वही कंटेंट्स है ना उसके सब? वही कंटेंट्स है, लेकिन रेफरेंस शायद मेरे को बताने में गलत हो गया था। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी वो। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे बताने में शायद गलत हो गया, आप देखिएगा। ठीक है। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपके पास स्टोन के पेशेंट आए थे, गॉल ब्लैडर स्टोन के। डॉक्टर विकास कुमार जी कुछ बताइए आप लोग। वर्षा मैम बताइए। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मैंने सर उनको दिया था 1 महीने तक वही योग, एक त्रिविक्रम रस के साथ आरोग्यवर्धिनी, और पहले शुरू में आरोग्यवर्धिनी और सूर्यशेखर चलाया था। उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, जैसा मैम ने बताया ना कि बस यूएसजी हुई थी, तो उनको डायग्नोस हुआ था कि 8 mm का था। फिर उसके बाद 1 महीने तक उनने वो चलाया, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने बाद ही रिपीट कराई है, तो वो 9 mm की हो गई। तो रेडियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि वो पहले से ही होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कई बार समझ में नहीं आता है, वो एक साथ इकट्ठा हो गया इसलिए 9 mm दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिसिन के चलते हुए बढ़ जाए। तो अभी लेकिन वो लोग दवाई नहीं ले रहे हैं सर, अभी 1 महीने कोई का बात ब्रेक हो नहीं, गया। एक पेशेंट का ऐसा होने से नहीं हार मानना चाहिए। कोई बात नहीं। मम्मा सुनो ना। देखिए आपके बच्चा भी एक पढ़ाई करता है। जी सर, एक और पेशेंट आई थी, वो लोग सिर्फ लेकिन रिपोर्ट दिखा के चले गए, उसके बाद नहीं आए मेडिसिन कोई बात नहीं, आएंगे। कंचन मैम ने जो बताया ना, हजरल भस्म, अतिक पिष्टी,
त्रिविक्रम जी। रस, ये बहुत काम आता है। आरोग्यवर्धनी बटी, अश्मरी हर चूर्ण, भद्राश्म चूर्ण, कनकासव, ये बहुत अच्छा तो काम। ये सब बाकी की ये सब चीजें तो सर अपन किडनी स्टोन में भी देते हैं ना, हालचा लेहूदा की पिष्टी वगैरह। तो उसमें अपन को क्या देना है? गाल ब्लैडर स्टोन में तो पित्त विरेचन कराना है बोले तो पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा के विरेचन हिसाब कराना से, समय मतलब ये सब। पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करिए, पित्तज ग्रहणी की। जी जी सर। थैंक यू मैम। और डॉक्टर, सर हाँ एक और बोलिए। क्वेश्चन था मेरा, पहले अभी आपका पूछो बच्चा कि को शांत संभाषण। करिए, बच्चा को शांत करिए, जी उसका सर। पेट है, जी 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 शांत करके फिर बताइए। तब जी तक हम, सर। हाँ डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप बताइए सर। सर प्रणाम। हाँ, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं, आपने कुछ दिया है दवाई? हाँ सर, अभी एक पेशेंट चल रहा हैगा। वो बेसिकली उनका इलाज मैंने पहले भी बहुत पहले किया था। उनको अम्ल पित्त का बीमारी था, और वो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो वो लैपटॉप पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं। जैसे अभी आपने उसका हेतु बताया कि लैपटॉप पर लंबे समय तक बैठने से भी ये होता है। तो उनका मैंने अम्ल पित्त का इलाज किया था। उनको बहुत ज्यादा गैस बनती थी, तो वो उस समय ठीक हो गए थे। अभी मेरे पास 1 महीने पहले आए थे कि मुझे एक दिन पेन हुआ, तो मैंने सोनोग्राफी कराई। तो उसमें उनको एक 10.2 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक उनको करीबन आपका 12 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन मिला। तो वो सीधे डॉक्टर को दिखाने गए, तो उन्होंने बोला सर्जरी होगी इसमें। तो उनका काफी फेथ है हमारा, हम मेरे ऊपर, और काफी दिन से उनका पूरा परिवार मुझे ही दिखाता है। तो मेरे पास आए थे वो। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उनको पेन नहीं है बिल्कुल। तो मैंने फिर उनके लिए अभी बीच में भी एक बार ये योग का डिस्कशन हुआ था अपने, आभिपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति भस्म काम दुधा प्रवाल पंचामृत गिलोय सत्व कुटकी त्रिविक्रम रस ताम्र भस्म टंकण भस्म आरोग्यवर्धनी बटी एप्पल जूस विनेगर और ऑलिव ऑयल। तो ये मैंने उनको शुरू किया है अभी अभी करीबन 20 दिन हो गए। तो ठीक है, मतलब 20 दिन में उन्होंने कुछ कंप्लेंट तो नहीं की, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो सर मैं सोचा था कि 3 महीने दे के फिर एक बार मिनिमम सोनोग्राफी 3 महीना देना चाहिए। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 3 महीने से पहले डॉक्टर का अपना पेशेंट धैर्य कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने उनको बोला है कि आप 3 महीने बाद ही सोनोग्राफी करेंगे, बार बार नहीं कराना है। अभी आप 90 दिन दवाइयाँ लो। तो वो ले रहे हैं और उनको ठीक है डॉक्टर मतलब। प्रशांत, एक बार आप थोड़ा बोल सकते हैं? बहुत जल्दी जल्दी निकल गया तो मैं नोट नहीं कर पाया। अवपत्तिकरण चूर्ण त्रिविक्रम। अभिपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति भस्म जी जी काम दुधा जी जी प्रवाल पंचामृत जी गिलोय सत्व जी जी कुटकी जी त्रिविक्रम रस जी ताम्र भस्म जी कंकण भस्म जी जी आरोग्यवर्धनी बटी जी जी और एप्पल जूस 1 गिलास सुबह, और जी। ऑलिव ऑयल 20 ml प्लस उसमें त्रिवत लेहम डाल के रात की रात। अच्छा अच्छा, और तुलसी का रस मैंने उनको एसओएस में दिया था। ठीक है जी। ये ऑलिव ऑयल में त्रिवृत लेहम क्यों आपने डलवाया? मतलब ये वो तो त्रिवृत पित्त विरेचन के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। सर आप इसी योग को कंटिन्यू 3 महीने तक चलाएंगे? अभी चलाते हैं ना, देखते हैं उसमें 3 महीने में क्या होने वाला है। भाई ताम्र जी बस सर। उसमें 2 ग्राम है, 2 ग्राम में 60 पुड़िया मैंने बनाई है। त्रिविक्रम रस जी 5 जी ग्राम में उसमें 60 पुड़िया बनाई है, तो दे सकते हैं। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। आप दीजिए। और खाने पीने में क्या चेंजेस किए आपने? खाने पीने में सर उनको जितना भी आपका फर्मेंटेड फूड है, उनका जो पित्तवर्धक आहार विहार है, वो चाय बहुत पीते थे, वो सब बंद कर दिया है। रात्रि जागरण बंद कर दिया। और उनका फॉरेन ट्रिप और ये टूर बहुत होते हैं, तो उसमें वो बहुत ज्यादा उस टाइप का ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, वो सब बंद करा दिया। जी, बहुत अच्छा सर। ठीक है, आप बताइएगा सर 3 महीने बाद सोनोग्राफी करके क्या वो रिजल्ट देखेंगे, आएगा। अपन बताते हैं हम पर क्या क्या निकला, इसमें क्या रिजल्ट मिला। जी, ठीक सर, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? विकास कुमार जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर हेमलता मैम। प्रणाम सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ सर ये सर ने जो अभी बताया है वो योग तो मैं देता हूँ, उसके साथ में एक निगम सर का भी योग था। कुटकी सतावर खीरा बीज और गोचूर, इसका चूर्ण जो है 1-1 ग्राम सुबह शाम उसी के साथ मैंने दिया है।
तो 12 mm का था सर, वो करीब 1.5 महीने में ठीक हो गया पूरी तरह से। आपने क्या बोला? गोक्षुर, कुटकी? जो सर ने अभी बताया विपत्तिकर और मुक्ता सूक्ति, अब उसका उसको नहीं बता रहा हूँ, बताऊँ उसको भी? बता दीजिए, सब अच्छे से बता दीजिए। अच्छा सर, 1 मिनट कर दे। क्योंकि आप जो बताते हैं ना सबको काम आता है सर। इसमें अविपत्तिकर चूर्ण है 100 ग्राम, कामदुधा सर, हाँ, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम है, मुक्ता सूक्ति 10 ग्राम है, कामदुधा 10 ग्राम है, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम है, गिलोय सत्व 10 ग्राम है, कुटकी जो है 30 ग्राम है, और त्रिविक्रम रस 5 ग्राम है, ताम्र भस्म 2 ग्राम है, टंकड़ भस्म 10 ग्राम है। इसकी जो है 60 पुड़िया बनानी है, और इसको जो है खाने के पहले जो है मट्ठे के साथ देना है, और आरोग्यवर्धिनी 2-2 वटी जो है खाने के बाद दूध के साथ दिया है। और एप्पल जो सर ने जो बताया है गिलास सुबह लेना है, ओलिव ऑयल में जो है 20 ml ओलिव ऑयल में 20 से 30 ml में त्रिवित लेहम मिला के सोते समय देना है। तो ये तो ही है। उसके साथ में मैं निगम सर का जो योग था, तो वो कुटकी, सतावर, खीरा बीज और गोचूर, इसको जो है चूड़ को 1-1 चम्मच सुबह शाम उसके साथ में दे देता हूँ सर। कई लोगों के ऊपर प्रयोग, हाँ सर, कई लोगों को प्रयोग किया गया है, और उसके साथ ही उसको जैसे पित्तवर्धक आहार मना किया गया है, और बहुत ज्यादा ये वसा जो फैट है उसको मना किया गया है। अक्सर देखा गया है लोग बहुत ज्यादा उस तरह का तेल घी खाते रहते हैं, घी मतलब देसी घी नहीं, डालडा वगैरह और सब चीज। तो सर इसमें अच्छा, इसका बहुत अच्छा काम है। एक डॉक्टर शैलेंद्र सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शैलेंद्र जेटली जी, पूछिए सर। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? पूछ रहा था कि ये जो इन्होंने कुटकी दो बार बताई, एक बार कुटकी उसमें बताई, एक कुटकी निगम सर्ग में बताई इन्होंने। हाँ हाँ, ये 2 बार दिया है मैंने, हाँ दिया है, 2 बार प्रयोग किया। उसमें होता है जैसे मोशन होने लगते हैं, तो ये निगम सर वाला जो उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। कभी कभी होता है, लोग कहते हैं मोशन ज्यादा होने लगा है। वेदन ज्यादा करेगा ना? नहीं, सबको नहीं होता है, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, कितना बढ़िया बताया डॉक्टर विकास जी, प्राउड ऑफ यू सर। तो सर त्रिवित लेहम भी तो देते हैं, तो उससे भी तो होता ही है ना विरेचन, तो फिर और ज्यादा ही होगा ना? अरे उसको तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है, जैसे उसकी प्रकृति हो, कोष्ठ कैसा है जी। अब जैसे ये जो ओलिव ऑयल तो देंगे ही, साथ में त्रिवित लेहम की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं, कुटकी की भी उसी की वजह से कम ज्यादा कर लेते हैं। मतलब ये है कुछ मोशन उसका कुछ पहले से कुछ तो होता ही है, कुछ लूज होता है, लेकिन ये ना हो कि बहुत ज्यादा होने लगे। मेरे पेशेंट को 3-4 बार होता था, उसका कहना था, जबकि उसको ये अलग से कुटकी वाला योग नहीं दे रही थी मैं, जो आपने पहले बताया वो वाला, और यही आरोग्यवर्धिनी और ऑलिव ऑयल जूस। नहीं तो उसमें कुटकी की मात्रा कम कर दीजिए उसमें, जैसा पेशेंट अगर नहीं बियर कर पा रहा है तो। जी, उसमें क्या क्या सर? कुटकी और शतावरी, और कुटकी है, शतावरी है, खीरा बीज है और गोचूर है। जी जी, थैंक यू सर। इसको पाउडर करके सुबह शाम 1-1 चम्मच देना है। जी, समभाग? हाँ समभाग है, समभाग है, लेकिन कुटकी की मात्रा वही पेशेंट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। जी जी, कम जी सर, थैंक यू सर। कितना बढ़िया बताया सर। ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर अर्चना मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए प्लीज। या गंगवार सर, आपने देखा है पेशेंट गॉल ब्लैडर स्टोन में कुछ दे के कुछ? डॉक्टर रमेश गौतम जी, डॉक्टर सविता मैम कुछ बताइए। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। डॉक्टर प्रभात जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्ते सर। हाँ सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए सर। सर मैं खुद ही ले रहा हूँ, मैं खुद ही पेशेंट हूँ इसका, और अच्छा, 1 मंथ आपको हो गया। पेन हो रहा था उस दिन? पेन हो रहा था तो आपने क्या लिया था? सर जब पेन हुआ, मैं ये सुवर्ण सुतशेखर और प्रवाल पंचामृत लिया। 2 डोज में तो प्रोड्यूस हो गया पेन, और रिपीट नहीं हुआ सर। बीच में एक बार हुआ था पेन, उसमें मैं थोड़ा आउट स्टेशन रहा, तो थोड़ा खान पान चेंजेस हो गया था इसी वजह से, और ज्यादा कुछ ऐड करना नहीं पड़ा, उतना ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो जो प्रशांत सर बताए वो चल रहा है जी। तो सर अभी ठीक है ना आप? हाँ सर, अभी कंटिन्यू रखा हूँ।
हाँ अभी सर 1 मंथ के बाद अभी कनकासव 10 मोलरिस्ट को बंद रखा हूँ, ये कंटिन्यू करूँ या चालू रखूँ? कनकासव से तो ये होगा, डायलिटेशन होगा बीडी का, वो निकल जाएगा डिजॉल्व होके। तो ये कंटिन्यू रखूँ सर, ये 3 मंथ्स कंटिन्यू पूरा रखिए। कंटिन्यू? हाँ, और ठीक। 3 महीने बाद सोनोग्राफी करा के बताइएगा क्या रिजल्ट है। हाँ सर, हाँ। सर इसमें विरेचन कर सकते हैं क्या? कर सकते क्या, देना ही चाहिए विरेचन, पित्ताश्मरी है ना, पित्त को निकालना ही, पित्त को हाँ, निकालना। क्योंकि बस्ती एक्सप्लेन किया ना, इसलिए पूछा बाद में। बस्ती में मुस्तादी अपन बस्ती दे नहीं, तिक्तक क्षीर बस्ती दे तो सबसाइड होगा, क्योंकि वो पित्त शामक रहता है और दूध की बस्ती रहती है। अगर बस्ती देना पड़ा तो, नहीं तो फिर कितना अच्छा ऐसी दवाइयां हैं उनसे ही ठीक हो जाता सर ये ऑलिव ऑयल पित्त को बढ़ाएगा नहीं? जैसे त्रिवृत तो पित्त को है। कम करता है, तेल तो बढ़ाते हैं पित्त को। वो ऑलिव ऑयल पढ़िए, वो सारक होता है, पेट साफ करता है, अच्छा। स्रोतोरोध दूर करता है। ऑलिव ऑयल लेने से पेट साफ होता है। ऑलिव ऑयल स्पेशली इसी के लिए बना है। तिल तेल है वो पित्त बढ़ाता है, सरसों का पित्त बढ़ाता है, लेकिन ऑलिव ऑयल पित्त सारक है। सारक मतलब अच्छे से पेट साफ करता है, पित्त को निकालता है। ठीक। कुटकी है वो यकृत का शुद्धि करता है। वासा है, नीम है, ये सब कैसे द्रव्य यकृत को शुद्ध करते हैं। सर क्षुरक क्षार मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, लेकिन एक ही बार मिला, एक पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया था मैंने, ठीक हो गया था, लेकिन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिल ही नहीं पाता है। क्या क्या बताया सर विकास सर? क्षुरक क्षार आरोग्यवर्धिनी इक्यू? के साथ में दिया जाए। हैं? ये इक्यू होता है? ताल मखाना जो होता है, जी जी तालम जी, हाँ खाना, हाँ। तालीम उसका खाना। उसका क्षार, इसका लेकिन मिल नहीं डोज पाता। क्या होगा सर? अरे रत्ती में देंगे, 2 रत्ती 3 रत्ती जैसा हो पेशेंट। ओके ओके। विकास सर, हाँ जी। नहीं जो ये दिया अपना जो अभी डिस्कशन हुआ, उसका कितना फीस लिया 1 महीने की दवा का? अरे सर ये सब पेशेंट वाइज होता है, किस लायक है देने, किसने देने लायक है। नहीं फिर भी मतलब बताइए ना थोड़ा। अरे अब 10 दिन का 1200-1300 जैसा हो। अब यहाँ तो बहुत पुअर उस तरह का था, बहुत ज्यादा पैसे पैसे वाला नहीं था। ये तो 1200 में तो कहाँ बन पाएगा ये योग महीने भर का। अच्छा इसका ये अपना अभिव्यक्ति कर मुक्ता शुक्ति काम धोता प्रभात पंचामृत वाला। हाँ हाँ, ये तो महंगा जाएगा ना। नहीं हमारे ये चूरक वाला पूछ रहे हैं, हमें लगा। नहीं ये वाला अपना। अब रहते हैं देने लायक जैसा हो। अब इसमें क्या है, ये जो आपका एक कामधुधा महंगा है, बाकी कोई तो इतना महंगा चीज नहीं है। मुक्ता शुक्ति है थोड़ा सा, कोई इतना कॉस्टली तो नहीं पड़ता है। ताम्र भस्म भी कोई विशेष महंगा नहीं है, टंकड़ भस्म भी ऐसा कोई महंगा चीज नहीं है। नहीं तो वो 10 दिन का बता रहा हूं मैं ना। ठीक है, ये अभी कितना पैसा लेते हैं ये अभी इस पे नहीं बात करेंगे, वो अलग सेशन लेंगे उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रश्मि मैम, सविता मैम, कुछ आपका एक्सपीरियंस है? किसी और का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू सभी लोगों का। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।